नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बीजेपी और कांग्रेस में इस वक्त ऐसी ठन गई है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रही। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को घेरा है, आपको सुनाएंगे। जब भाजपा की सरकार राजस्थान में आई तो एफआईआर दर्ज हुई और जांच पुलिस ने भी करी और साथ में सीबीआई और ईडी भी कर रहे हैं। तो जांच में यह आया कि ये नत्थाराम और हरिराम ढूंढने से भी मिल क्यों नहीं रहे। तो पता ये चला कि जो सरकार थी अशोक गहलोत की, ये पापी परिवार के आदेश में इतना गिर गई कि इन्होंने एक नॉन एग्जिस्टेंट, यही शब्द का इस्तेमाल किया है कोर्ट ने, फिक्टिशियस, जो व्यक्ति थे ही नहीं, उनको जमीन अलॉट कर दी। सबसे पहले तो प्रश्न नंबर 1 यही होगा, अशोक गहलोत जी ऐसी क्या मजबूरियां रही? ये नत्थाराम और हरिराम तो थे ही नहीं, और आपने जो व्यक्ति था ही नहीं उसको किसानों की जमीन दे दी। इसके बाद एक पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर दिखाया गया, उसका नाम था गुगनगर। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर जो ये लैंड बेचेगा, जांच में क्या सामने आया आप स्तब्ध रह जाएंगे। इस गुगनगर को भी ढूंढा गया, गुगनगर को ढूंढते ढूंढते पता चला कि गुगनगर जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है वो भी है ही नहीं। जिसको जमीन अलॉट करी वो है नहीं, हवा में गायब हो गए। और जो व्यक्ति नत्थाराम और हरिराम को अलॉटेड जमीन बेच रहा है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर गुगनगर, ये भी है ही नहीं। ये जमीन बेचता है राजेंद्र कुमार को। अब यहां से नाम है स्काईलाइट, आसमान, लेकिन भ्रष्टाचार को गांधी परिवार, पापी परिवार आसमान तक लेके गया है। राजेंद्र कुमार ने जमीन बेची अशोक कुमार को। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार ड्राइवर हैं एक महेश नागर के, और महेश नागर जो मुख्य व्यक्ति है उनके बारे में मैं बता दूं। महेश नागर रॉबर्ट वाड्रा के मैनेजर हैं। महेश नागर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी है स्काईलाइट के। तो ये जो अशोक कुमार ड्राइवर हैं रॉबर्ट वाड्रा के मैनेजर के, ये फर्जी लोगों से जमीन लेते हैं सरकारी, और उसके बाद स्काईलाइट को बेच देते हैं। अनियमितताओं का भंडार, कानून की अनदेखी, क्योंकि दामाद नंबर 1 को खुश करना है। पापी परिवार, गांधी परिवार, उसने इशारा कर दिया तो अब कानून कहां है? अशोक गहलोत कह रहे हैं खाता ना बही, सोनिया गांधी जो कहे वही सही। लोग नहीं है तो क्या हुआ? सोनिया गांधी ने कहा है अलॉट तो करनी होगी। किसान की जमीन है तो क्या हुआ? दामाद जी का पापी पेट भरना है। 1000 बीघा जो भूमि है किसानों की, सरकार उसको इसलिए एक्वायर करती है क्या कि गांधी परिवार के जो भ्रष्टाचारी हैं उनको दी जाए। किसान से लो,
रॉबर्ट वाड्रा को दो। रॉबर्ट वाड्रा लैंड माफिया हो गए, भूमाफिया है रॉबर्ट वाड्रा। इसके साथ ही न्यायालय ने जो बात कही है मैंने आपके समक्ष रखी, लेकिन इस पूरे जजमेंट का सार यह है, जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी यह होती है कि आप संविधान का पालन करें, आम जनता का हित देखें। और राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह पाया है कि यह एक गंभीर मसला है और जांच एजेंसी को इस मामले में, ये ईडी थी जांच एजेंसी, सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, वो आगे भी जांच करेंगी और वो दिन दूर नहीं है जो भ्रष्टाचारी गांधी परिवार के सदस्य ये सोचते हैं वो कानून से ऊपर हैं, उन तक कानून के हाथ नहीं पहुंचेंगे। तो मैं बता दूं, श्री नरेंद्र मोदी जी की ईमानदारी, जांच एजेंसियों का जज्बा कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ना है, आज गांधी परिवार जो भ्रष्टाचार करते हैं थरथर कांप रहे हैं और ये अच्छा है। तो वहीं कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध का आरोप लगाया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को आगाह करना जरूरी है क्योंकि हम और अति संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं। आप सुने। महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल जी ने माननीय गृह मंत्री को लिखा है, वो पत्र विनीत जी अभी आपको मोबाइल पे भेज रहे हैं, जिसमें उन्होंने उनका ध्यान आकर्षित किया है ऐसे उदाहरणों पर। 24 दिसंबर का सबसे पहला उदाहरण उन्होंने दिया, ये दिल्ली का जो मैंने आपको वीडियो दिखाया है इसका उदाहरण, कि कैसे जो एक पेरीमीटर बनाया जाता है नेता के आसपास वो नहीं बनाया गया और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी है राहुल जी को, उसके बावजूद उसका पालन पुलिस द्वारा नहीं किया गया। उसका दूसरा उदाहरण दिया वैभव वालिया जी की जो एफआईआर है, जिसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हमारे कंटेनर्स में गैर कानूनी रूप से घुस गए थे, उसकी पूरी जानकारी ये देंगे। और अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, तो ये आगाह करना भारत सरकार को और गृह मंत्री को आवश्यक हो जाता है। आप हमें नकली वीडियो बना के, फेक व्हाट्सएप करके जितना बदनाम करने की आपने कोशिश की वो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है, एक तपस्या है, और यज्ञ में व्यवधान डालने वालों को मैं और आप जानते हैं क्या कहा जाता है, वो राक्षस कहलाते हैं। तो यज्ञ में जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको हम आगाह कर रहे हैं, बाज आइए व्यवधान डालने से, क्योंकि यज्ञ तो पूरा होके रहेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते, और ये तपस्या भी पूरी होके रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। भारत जुड़ के रहेगा, इसको आप तोड़ नहीं सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इन सब के बिहाफ पे, भारत यात्रियों के, कि ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। षड्यंत्र ना केवल यात्रा को रोकने का है, जो बार बार सुनाई देता है, कभी कोविड के नाम से आप बहानेबाजी कर लेते हो। कल हमने देखा, परसों लोकसभा के स्पीकर अस्पताल में जाकर कंबल बांट रहे थे, कोई मास्क नहीं पहना हुआ था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। तो नियम सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर लागू होंगे और नियम घोषित नहीं होंगे, सिर्फ बदनाम किया जाएगा भारत जोड़ो यात्रा को। तो न केवल रोकने का षड्यंत्र है, भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने का षड्यंत्र है, और जोड़ने के इस यज्ञ को कौन रोकना चाहेगा? जाहिर सी बात है, वो रोकना चाहेगा जो तोड़ना चाहता है भारत को। तो सबके चेहरे सबके सामने आ रहे हैं, कौन जोड़ना चाह रहा है और वो जोड़ने के लिए क्या क्या कर रहा है। 108 दिन लगातार चल रहे हैं, और तोड़ने वाले अपनी पुलिस के माध्यम से, अपनी दोस्ताना मीडिया के माध्यम से
अलग अलग माध्यम से इस यात्रा में खलल डालने की कोशिश की जा रही है। हम ये पत्र तो आपको भेज ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भी, उनके सहयोगियों को भी। बाज आएं, राक्षसों वाला काम मत करें, यज्ञ में खलल मत डालें। महासचिव संगठन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के झांसी दौरे के अपने दूसरे दिन भी बीजेपी सरकार पर हमलावर रहे। बुधवार को एसपी की नेता हैं दीपाली रायकवार के घर अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से इस दौरान मुलाकात की। बाद में घर के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए राज्य की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर सपा जेल भरो आंदोलन करेगी तो सरकार के पास जगह ही नहीं बचेगी। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि सीएम अस्थायी होता है बल्कि पूर्व सीएम स्थायी होता है। देखिए, ये जानबूझ करके असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए और समाजवादी पार्टी को कमजोर करने के लिए झूठे मुकदमे लगा रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नेता डर जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये जानकारी होनी चाहिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी अपना आंदोलन छेड़ देगी, उनके पास जेल में जगह नहीं होगी। हमें अगर जेल जाने का अभियान करना पड़ा, जेल भरो आंदोलन करना पड़ा, तो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता बहुत जल्दी तैयार होंगे। जी तो कह रहे हैं कि अखिलेश जी भी जेल जाएंगे अगर ऐसी स्थिति रही तो। अरे मैं बहुत सी बातें बोलता नहीं हूँ। जी। आप भी समझते हो। भैया इरफान सोलंकी से आप लोग वही हैं। इरफान सोलंकी से आप मिलने का उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे डाल के बहराइच जेल कर दिया, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो महाराजगंज जेल है, हम महाराजगंज चले जाएंगे, देखें कहाँ भेजते हैं। तो ये कोई बात हुई? ये भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत दिखाना चाहती है और वो ये एहसास दिलाना चाहती है कि अगर आप लीडर ऑपोजिशन हो, आप पूर्व मुख्यमंत्री भी हो, तो उसकी कोई परवाह नहीं करेगा। लेकिन याद रखें भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके मुख्यमंत्री जी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद परमानेंट नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री परमानेंट है। और जो कैबिनेट के फैसलों पे अगर इस तरह की कार्रवाई होगी तो समय आने पर उनके कैबिनेट के फैसले भी प्रश्न लगेंगे उनको। 24 के लिए संदेश क्या देंगे? 24 में जनता बीजेपी को हटा देगी, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और इतनी लूट और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी जी को अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप भी सुने। पहले तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस दिवस को बाल वीर दिवस घोषित किया। इसके माध्यम से साहबजादों को श्रद्धांजलि देने की परंपरा एक विधिवत शुरू होगी। जहां तक आपने सवाल कांग्रेस का किया, कांग्रेस ने कभी जिंदगी में 75 साल में कभी इनको ट्वीट नहीं किया। उन्हें 75 साल से सिर्फ अपने साहबजादों की चिंता थी। एक दिल्ली के साहबजादे से लेके छिंदवाड़ा के साहबजादे, छिंदवाड़ा से साहबजादे से लेके राधौगढ़ के साहबजादे, राधौगढ़ के साहबजादे लेके सीधी सिंगरौली तक के साहबजादों की चिंता रही उन्हें इन बलिदानियों की, देश पे जान लुटाने वाले साहबजादों की चिंता क्यों हो? अब उन्हें कोई बता ही नहीं रहा है कि सर्दी आ गई है। कोई उन्हें बता दे। उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, किसी को बता देना चाहिए। मैं तो समस्त कांग्रेसियों से कहूंगा कि उनके स्वास्थ्य की चिंता करें और उन्हें बताएं। कुर्सी जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। कहां 10 जनपद का रहने वाले राहुल जी और कहां अपने पिता के आदेश पर 14 वर्ष तक वन वन घूमने वाले वनवासी
राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो गए वन में जाने के बाद से, कहा उन्होंने भालुओं और बानरों की सेना को लेकर राष्ट्र का वंदन किया और लंका को नेस्त नाबूद किया, और कहा सरहद पर जो हमारे जवान हैं उन जवानों का अपमान की भाषा बोलने वाले को आप नारायण से तुलना कर रहे हो। ये जवानों के साथ भी उनकी भावना को आहत करने वाला है। आबकारी नीति के बारे में कोई भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये आबकारी नीति के बारे में कोई भ्रम रहना नहीं चाहिए। ये जो नियम की बात कर रहे हैं, ये नियम कोई नया नियम नहीं है। ये नियम कांग्रेस के दौर से ही चला आ रहा है, वही नियम है, ऐसा कोई नियम नया नहीं बना है। पहले तो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी की तेज तर्रार मंत्री उषा ठाकुर हमेशा अपने बयानों के लिए सुर्खियों में बनी रहती हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई हैं। पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने सांसद प्रज्ञा ठाकुर का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखना चाहिए, इसमें कोई गलत काम नहीं है। हिंदू सनातन संस्कृति में कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जिसके पास अपने हथियार ना हो। अनादिकाल से हमारे वेद पुराण भी आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की बात कहते हैं। भाई इसको इस आत्मरक्षा की दृष्टि से लेना चाहिए, और इसमें क्या गलत है। भारतीय सत्य सनातन परंपरा में हमारा कोई देवी देवता ऐसा नहीं जिसके पास हथियार ना हो। तो अनादिकाल से हमारे वेद पुराण शास्त्र को कि आत्मरक्षा के लिए अपने पास हथियार रखना कोई अच्छी बात है। जिस तरह से इंदौर शहर में लगातार इंदौर शहर में लफ्ज़ियात जैसे घटनाएं सामने आ रही है, उसको देखते हुए भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, लव जिहाद के लिए बहुत ही पुख्ता कानून मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है, और जो भी इस प्रकार छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर तंज कसा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि सैकड़ों ग्रामीणों सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं जो कि बीजेपी की सदस्यता अब ग्रहण कर रहे हैं। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बस्तर में जिस तरह से सक्रिय हैं, उसका सकारात्मक परिणाम बीजेपी को मिल रहा है। अभी हम लोग खेती किए तो हम लोग को जबरदस्ती जैविक खाद के नाम से 10 रुपए किलो के नाम से क्या कर दिया, जैविक खाद है बोल के मिट्टी को कर दिया, माटी में कर दिया। तो उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जो स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान, जिसमें प्राथमिकता हमारे यहाँ के लोगों का था, तृतीय वर्ष कर्मचारी के रूप में जहाँ बस्तर के लोगों को प्राथमिकता मिलता था, वो इस कांग्रेस सरकार ने खत्म। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए सांसद संजय राउत ने कहा कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपनी पीठ पर भ्रष्टाचार का बेताल लेकर घूम रहे हैं। डिग्री काय यांचं अस्तित्वच बोगस आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याच्यावर निर्णय होईल आणि हे डिस्क्वालिफाय होतील, हे अपात्र ठरतील, हे मी पुन्हा पुन्हा सांगतोय। प्रवीण दरेकर कशाला फ्रस्ट्रेट हो, आम्ही कशाला फ्रस्ट्रेट हो? आमचं काम लढणं आणि बोलणं आहे। संजय राऊत कधी वैफल्यग्रस्त निराश होत नाही, ते तुम्हाला निराश आणि वैफल्यग्रस्त करतात। आणि कोण प्रवीण दरेकर? आमची लढाई ज्यांची आहे त्यांच्याशी चालू आहे। खुद के लिए खोके महाराष्ट्र को धोखे का नारा देते हुए उद्धव बालासाहेब ठाकरे, शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने शिंदे फडणवीस सरकार को जमकर कोसा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो लोग गद्दारी करके सरकार में बैठे हैं, उन्हीं भ्रष्टाचार की शिकायत सबूत समेत रोज सामने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पद से हटाया नहीं जा रहा है।
नए मिनिस्टर के खिलाफ एलिगेशन ही नहीं, पूरा प्रूफ आ रहा है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जनता में है, लेकिन ये सरकार अनैतिक है, सरकार इलीगल है और कोई शर्म नहीं है। अगर हिम्मत होती तो इनको आज निकाल देते थे। जमीन घोटाळे बाहेर येत आहेत, मात्र तरी सुद्धा नाही, महत्वाची गोष्ट म्हणजे सुरुवात इथूनच होते की हे सरकार घटनाबाह्य आहे आणि अनैतिक आहे। गद्दारच इथे नेते बनल्यानंतर त्यांच्याकडून काहीच अपेक्षा नाही, स्वतःला खोके आणि महाराष्ट्राला धोके, ही भूमिका जी आहे ही आज रोज दिसत आहे। प्रत्येक दिवसात आपण बघत असाल, रोज एक नवा घोटाळा लोकांसमोर येत आहे, गद्दारांच्याच गटातून येत आहे। तर हे येतंय कुठून हे पण त्यांनी विचार करावं। मणिशंकर अय्यर के भारत टूटा हुआ बयान पर बीजेपी नेता राम कदम ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक ने कहा कि भारत को नीचा दिखाने में कांग्रेस के नेताओं में इतनी होड़ क्यों लगी है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि भारत टूटा हुआ है। कहां से दिख रहा है भारत टूटा हुआ? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस नेताओं को। इनमें होड़ लगी है अपने देश को नीचे दिखाने में। कम से कम हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में सोचा होता, जिन्होंने महत प्रयासों से इस देश को एक किया। हमारे साहसी जवानों के बारे में सोचते हैं, जो अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर खड़े हैं, अपनी शहादत देने के लिए तैयार है ताकि यह भारत देश एक रहे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समूचे देश ने नकारी और इन कांग्रेस नेताओं में होड़ लगी है कि भारत को कैसे नीचा दिखाया जाए। कांग्रेस के नेता पाकिस्तान और चाइना की बोली बार बार क्यों बोल रहे हैं? हमारे भारत देश को नीचा दिखाने का दुष्कर्म क्यों कर रहे हैं? अगली खबर हरियाणा की यमुनानगर से है, जहां 10वीं की कक्षा के छात्र से हुई मारपीट के मामले में पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार न किए जाने पर थाना बुढ़िया में परिजनों ने घेराव कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मिली जानकारी के मुताबिक यमुनानगर में 3 दिन पहले 10वीं कक्षा के छात्र सुहेल के साथ स्कूल के बाहर मारपीट के बाद पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार न किए जाने पर परिजनों का गुस्सा पुलिस पर फूट पड़ा। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई है। वो दिग्विजय सिंह राणा है नाम का लड़का, उसने पहले मेरे ऊपर कार चढ़ाई और जो उसके साथ एक साथी है उसका सोहेल का दोस्त, उसके भी पैर पे कार चढ़ी गई थी। उसने भी अपने पुलिस को बयान लिखवा दिए थे। हमें कुछ नहीं पता मामला हुआ क्या है, किस लिए इन लोगों ने मारा 17 साल के 16 साल के बच्चे को, और ऐसे 30 साल के बड़े बड़े लड़कों ने उसको इतनी बेरहमी से मारा। गिराव इसलिए किया जी, आज 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई हमारे SHO पूरन सिंह जी की तरफ से। और थोड़ी बातचीत हमारी एक जिनके हाथ में हमारा केस है, तो ये बयान लेने आए थे। उस टाइम बच्चा बयान देने की हालत में नहीं था। और इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।